प्यारे विद्यार्थियों, आज बात करने जा रहे हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वो है नियंत्रण। कंट्रोलिंग किस प्रकार की जाती है, कंट्रोल की बात कर रहे हैं अभी। तो नियंत्रण में देखो, नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणाम को, वास्तविक का मतलब जो एक्चुअल में होगा भी, वास्तविक परिणाम को इच्छित परिणाम के निकट लाने का प्रयास किया जाता है। यानी सबसे पहले हमने कोई इच्छित का मतलब कोई भी स्टैंडर्ड तय किया है, कोई भी अनुमान तय किया है कि हमें इस प्रकार का प्रोडक्शन करना है। तो पहले तो हमने जैसे बजट की तरह पहले कोई पूर्वानुमान लगाया, उसके बाद हमने वास्तविक उत्पादन किया, उसके बाद देखा भी कि हमने सोचा जैसे 1000 इकाई निर्माण करने के बारे में, और वास्तव में प्रोडक्शन हुआ मान लीजिए 900 इकाई, 100 इकाइयाँ कम प्रोडक्शन हुई है। किस कारण हुई है, क्या कमी रही, उन कमी को देखना, वो विचलन होगा, और उस विचलन को दूर करना, ये काम किसका है, नियंत्रण का है। तो नियंत्रण के जो लक्षण है, विशेषताएं देखो, प्रबंधक का कार्य होता है। ये कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है, भी प्रबंधक करते हैं। सर्वव्यापी होता है, कोई भी संगठन हो सभी में कंट्रोलिंग का जो काम होता है, नियंत्रण सभी संगठन में विद्यमान होता है, चाहे वो व्यापारिक संगठन हो चाहे वो गैर व्यापारिक संगठन हो। सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी सभी में लागू होती है, निरंतर। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक काम के लिए नियंत्रण का उपयोग किया, अन्य कार्यों में नहीं करेंगे। जब भी प्रबंधक नए नए कार्य को शुरुआत करेगा तो सब में ये लागू होता है। कौन सा लागू होगा भी, कि वास्तविक परिणाम और इच्छित परिणाम के लिए। नियंत्रण जो होता है वो सकारात्मक और रचनात्मक भी माना जाता है। सकारात्मक का मतलब होता है कुछ करने के लिए, रचनात्मक कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। सकारात्मक नकारात्मक दोनों माना जाता है भी। कुछ के लिए सकारात्मक होता है और जो कामचोर होते हैं उसके लिए नकारात्मक होता है। जो कार्य करने वाले हैं उनके लिए तो सकारात्मक है कंट्रोल, और जो काम नहीं करने वाले उनके लिए नकारात्मक माना जाता है। क्रियान्मुखी होता है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। प्रबंध प्रक्रिया का ये कौन सा है, अंतिम। पहला तो कौन सा है, नियोजन है। उसके बाद नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, समन्वय वगैरह जो हमने पढ़े हैं, उसके बाद ये लास्ट कार्य है। भविष्योन्मुखी होता है, ये भविष्य पर डिपेंड करता है। व्यक्तियों का नहीं, कार्यों का नियंत्रण किया जाता है। इसमें जो कंट्रोल करते हैं, किसी व्यक्ति को जो काम सौंपा जाता है उस काम से संबंधी कंट्रोलिंग है ये। नियंत्रण हस्तक्षेप नहीं है, यानी नियंत्रण किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि ये तो वास्तविक परिणाम आने के बाद लागू होता है। नियंत्रण हस्तक्षेप नहीं है। नियंत्रण एवं नियोजन से संबंधित है। नियंत्रण किससे संबंधित है, नियोजन। आपने जो योजना बनाई है उस योजना को पूरा करने के लिए आपको नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो ये तो प्राथमिक कार्य है और ये अंतिम कार्य है। नियंत्रण की प्रक्रिया, सबसे पहले परिमाप मानकों का निर्धारण होता है कि आपको कितनी वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होगी, कि कोई भी परिमाप या इकाइयों का निर्धारण करना, फिर कार्य का निष्पादन और उसका मापन करना। पहले तो आपने तय कर लिया कि आपको 1000 इकाई बनानी है, तो उसके लिए आपने परिमाप तय कर लिया। फिर कार्य निष्पादन, ये उस काम को आप पूरा करेंगे भी। अब आपने 1000 इकाइयों का उत्पादन किया, कार्य निष्पादन की परिमापों से तुलना करना। जैसे आपने सोचा कि 1000 इकाई बनानी है, ये तो है परिमाप। निष्पादन हुआ मान लीजिए 950 इकाइयों का, 50 इकाइयाँ कम उत्पादन हुई है जो आपने परिमाप तय किया था। अब 50 किस कारण से कमी हुई, इसके लिए आपको क्या करना, तुलना करने के बाद सुधारात्मक उपाय करना। हो सकता है कोई लापरवाही के कारण या किसी अन्य कारण से जो इकाइयाँ खराब हो गई, उसके लिए सुधारात्मक उपाय करने हैं। अब बात करते हैं भी नियंत्रण का महत्व और आवश्यकता। आज नियंत्रण की क्यों आवश्यकता है, हर संस्था को नियंत्रण क्यों जरूरी है भी। तो सबसे पहले तो है संस्था का निर्बाध संचालन। अगर संस्था को सही तरीके से संचालन करना है, चलाना है, तो उसके लिए तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। वृहद संस्थाओं का प्रबंध, यानी बड़ी जो संस्थाएं होती है जिनका आकार बड़ी मात्रा में होता है, उनमें कर्मचारी भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, सभी प्रकार के कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले, नहीं करने वाले। तो इसके लिए बड़ी संस्थाओं में तो ये आवश्यक है भी। प्रतिस्पर्धा क्षमता को बनाए रखना। आज का जो कंपटीशन है, अगर उसमें आपको अपनी क्षमता मतलब संस्था को बनाए रखना है, तो इसके लिए भी कंट्रोलिंग जरूरी है। लक्ष्यों की प्राप्ति, किसी भी संस्था को अगर अपने टारगेट को पूरा करना है तो उस संस्था को तो कंट्रोल करना ही होगा भी। नहीं तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया आपको 50 इकाइयों कम उत्पादन हुई, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे ही आपको लॉस होता रहेगा। लेकिन अगर आप इनके बारे में सोचा और इसके सुधारात्मक उपाय कर लिए और कमियों को ढूंढ लिया और उनको दूर कर दिया, तो इसका मतलब आपके लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। नियोजन की सफलता, क्योंकि आपने नियोजन में जो तय किया है उसी के लिए कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपके नियोजन की सफलता भी होगी। निर्णय में सुविधा, निर्णय का कोई भी डिसीजन लेना होगी तो डिसीजन लेने के लिए भी सरल होता है, क्योंकि
नियोजन से लेकर नियंत्रण तक पूरी कार्य विधि का क्या होता है, सब बातें तय होती है। प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण, ये अधिकारों का क्या करना, बंटवारा करना, अलग अलग कर्मचारियों को, यानी मूल अधिकार रखने के बाद अन्य अधिकारों को अन्य कर्मचारियों को सौंप देना। प्रभावी निर्देशन करना, निर्देशन भी क्या करना, डायरेक्शन जो कर रहे हैं, आदेश निर्देश दे रहे हैं, वो भी प्रभावी होना चाहिए। समन्वय में सहयोग हो, यानी सब कर्मचारी मिलजुल कर काम करें, समन्वय का मतलब है, इसके लिए भी आवश्यक है। अभिप्रेरणा और मनोबलों में भी वृद्धि होती है कंट्रोलिंग से, क्योंकि कोई संस्था है जिसमें 2 कर्मचारी काम नहीं करने वाले, उनको अगर सही कर दे तो कंट्रोलिंग सही होगी। ईमानदारी व अनुशासन भी बना रहता है। यथा समय कार्य का निष्पादन होता है, जिस समय चाहते हैं आप उस समय काम पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया कि ये कर्मचारी लापरवाह है, उनको आपने सुधार दिया या निकाल दिया, तो बाकी जो कर्मचारी उस समय पर काम करेंगे। त्रुटियों पर अंकुश और संशोधन, जो भी गलतियां होगी उन पर अंकुश लगाएंगे और उनका सुधार भी करना है। मितव्ययता को प्रोत्साहन देना, जो कम से कम लागत आए इसके बारे में विचार करना। संस्था में स्थायित्व पैदा करना। परिवर्तनशील वातावरण को अंगीकरण करना, यानी भविष्य में जो वातावरण में बदलाव होने वाला है, किसी प्रकार का राजनीतिक या आर्थिक तकनीक जो भी परिवर्तन होगा, संस्था और संस्था की संपत्ति का संरक्षण करना, मतलब सुरक्षा करना। ये बात किस पर लागू होती है? नियंत्रण। उसके बाद आगे देखते हैं। भी आगे हमारी बात है नियंत्रण के जो सिद्धांत है, कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं। एक तो है उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य का मतलब जिस कार्य को आपको करना है उससे पहले उसका निर्धारण करना। परमाप का सिद्धांत, प्रमुख स्थल जो होते हैं उनका नियंत्रण करना। नियंत्रण की कुशलता करना। उत्तरदायित्व का नियंत्रण करना, जो सौंपा गया है। भविष्य उन्मुखी नियंत्रण करना, भविष्य में जो काम करेंगे। प्रत्यक्ष नियंत्रण करना, आमने सामने जो भी हो, नियोजन के प्रतिबिंब के रूप में होता है। ये संगठनात्मक उपयुक्त होता है। नियंत्रण की व्यक्तिगतता होती है। अपवाद द्वारा नियंत्रण जो होता है, जिसमें महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाता है, उसी के है। नियंत्रण की लोच, यानी कुछ बातों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। पूर्ण अवलोकन का सिद्धांत, यानी दोबारा चेक करना। और कार्यवाही का सिद्धांत। उसके बाद बात करते हैं आवश्यक तत्व और लक्षण। ये भी लक्षण है, इसमें भी लक्षण आवश्यक। एक तो लक्ष्य उन्मुखी हो गया। यथार्थ का मतलब मेन जो वास्तविकता होती है। समयोचित हो गया, उद्देश्य परक होना चाहिए, जो भी उद्देश्य तय किया उससे संबंधित ही कंट्रोल होना चाहिए। भी समझने योग्य होना चाहिए, जो भी आपने नियंत्रण के लिए नियम वगैरह जो भी बनाए हैं। लोच पूर्ण या भविष्योन्मुखी हो। मितव्ययी मतलब कम से कम खर्चा वाला हो। उचित परमाप को तय करना। स्थान का नियंत्रण करना। संगठन संरचना के अनुकूल बनाना। अपवाद का ध्यान रखना। विविध आधार तय करना। सुधारात्मक जो गलतियां हो उनको सुधारने के लिए सुधार प्रयास करना। सहभागिता होना। उपयुक्त और उप प्रणालियों का आत्म नियंत्रण करना। और प्रत्यक्ष नियंत्रण और मानव मुखी भी होना चाहिए। और इसी के साथ अंतिम जो टॉपिक के तौर पर पढ़ रहे हैं, नियंत्रण के लास्ट जो टॉपिक ये है बस अंतिम। इसमें देखो नियंत्रण के स्तर कौन से हैं। एक तो उच्च स्तर पर भी होता है नियंत्रण, जैसे वित्तीय नियंत्रण हो, विक्रय का नियंत्रण हो, प्राधिक नियंत्रण हो या सेवी वर्गीय नियंत्रण हो। ये तो नियंत्रण किस में होता है अभी? उच्च स्तर में। निम्न स्तर में क्या होगा? जैसे बजट का नियंत्रण करना हो, उत्पादन का नियंत्रण हो, स्टॉक का नियंत्रण करना हो। उत्पादन नियंत्रण हो गया, उत्पादन। सार्वजनिक नियंत्रण करना हो, किस्म यानी कोई क्वालिटी वगैरह हो रहा है उसका नियंत्रण करना हो। दक्षता कर्मचारियों में काम करने की, साख का नियंत्रण करना हो, पैसे वगैरह जो भी लोन वगैरह आपने लिया है। और लेखा नियंत्रण और अंकेक्षण, ये क्या हो गए अभी? नियंत्रण के भाग। अब है नियंत्रण के जो क्षेत्र है उनके बारे में देखते हैं। नियंत्रण का क्षेत्र कौन सा? एक तो क्रय नियंत्रण, जो भी माल खरीदे उस पर नियंत्रण करें। उत्पादन पर नियंत्रण, यानी अनावश्यक माल नहीं खरीदे, अनावश्यक उत्पादन नहीं करें, जितनी आवश्यकता उतना उत्पादन करें। और इन्वेंट्री नियंत्रण, यानी आपके पास जो स्टॉक है उसको ध्यान में दें। विक्रय नियंत्रण, समय समय पर माल बेचते रहना चाहिए। पूंजी का नियंत्रण, जो भी आपके पास पैसे हैं उसका सही यूज हो। लागत नियंत्रण, वस्तु की लागत, प्रोडक्शन से लागत ज़्यादा नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। मजदूरी और वेतन का नियंत्रण, संगठन का भी नियंत्रण हो। सेवा वर्गीय नियंत्रण हो और कार्य लगन नियंत्रण भी होना चाहिए। अब इसमें नियंत्रण की जो सीमाएं हैं, जैसे मानवीय प्रकृति, बाह्य घटकों पर नियंत्रण असंभव होता है। बाह्य उस पर हम तो केवल आंतरिक घटकों पर नियंत्रण कर सकते हैं जो संस्था के अंदर काम करने वाले हैं। परमाप निर्धारण करना कठिन होता है। सुधारात्मक प्रयासों की सीमाएं होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि सुधारात्मक उपाय करें, लेकिन कठिन भी होता है, अधिक खर्चा आता है इससे। दायित्व निर्धारण भी समस्या पैदा कर देता है। विचलनों के मापन में कठिनाई होती है। भी मैंने जो समझाया था कि आपको कि जैसे आपने 1000 इकाइयों का अनुमान लगाया, 950 उत्पादन हुआ, 50 खराब हुई, किस कारण हो गई?
ये विचलन ढूंढना थोड़ा सा समस्या का विषय है। समुचित सूचना का अभाव होता है। अब इसकी तकनीक और साधन कौन से हैं? अवलोकन और निरीक्षण द्वारा भी हो सकता है, नीतियाँ हो सकती है, अभिलेख और प्रतिवेदन हो सकते हैं, चार्टर और मैनुअल द्वारा भी हो सकता है, लिखित या निर्देश हो सकता है, लेखाक्रम हो सकता है, बीपी विश्लेषण हो सकता है, बजट बनाकर हो सकता है, अनुपात रेशियो, प्रमाप लागत, ये सब तकनीक है भी किसकी? नियंत्रण के साधन की। आंतरिक या परिचालन अंकेक्षण हो सकता है, वैधानिक अंकेक्षण हो सकता है, प्रबंध अंकेक्षण या सांख्य की तकनीक या गणितीय तकनीक, ये सब क्या है? नियंत्रण की तकनीक है भी। तो इसी के साथ नियंत्रण का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।